देखिए, इंग्लिश में एक कहावत है, रेस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। जी जो है ना, जो आपकी जो प्रतिष्ठा जो है ना, जी जी आपको अपने बलबूते पर मिलती है, मांग के नहीं मिलती है। जी सर जी तो यहाँ जो है ना, आदमी उसी तरह से वो चाहते ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं आप। जी अपने में मस्त हैं, चलिए, उनकी भी अलग जीवन जीने की अलग शैली है। सर, हम तो ये मानते हैं ना उनको कि जो हम मानसिक विकलांग उनको मानते हैं। अब रह गई बात कि अब हमारा जो है कि वो होना चाहिए कि हम उनको कैसे अपने साथ लें, जो सामाजिक कि वहां जाने से हमको पुण्य मिलेगा। आप पुण्य शब्द एक इस्तेमाल किया गया। पुण्य का मतलब है अच्छे काम का अच्छा फल, यही मतलब होता भौतिक रूप से। लेकिन हमारा आदमी, हमारा सब अंधा हो जाता है, अंधा होकर के चल देता है। अब सवाल इस बात का है कि उसको डेमोक्रेसी चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको अपना अधिकार चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए सुविधाएं चाहिए कि नहीं चाहिए, संविधान चाहिए कि नहीं चाहिए, सोशल जस्टिस चाहिए कि नहीं चाहिए। इस पर सवाल जब किया जाता है तो हमारे जैसे और जो आप लोग बैठे हुए हैं बुद्धिजीवी वर्ग, ये बहुत कम लोग ही इस चीज को समझ पाते हैं, लेकिन अपनी भाषा में उस समाज को नहीं बता पाते हैं। हम लोगों की ये कमी है कि रास्ता इधर से लखनऊ होकर के दिल्ली जाता है, ना कि हमारा रास्ता अयोध्या पहुंच करके रुक जाता है। हमारा रास्ता अयोध्या के आगे लखनऊ है, लखनऊ के आगे दिल्ली है। ये रास्ते हैं हमारे, ये हमको नहीं बताया जाता है, हमारे समाज को नहीं बताया जाता। हमको ये चीज बताने की जरूरत है। तो परसेप्शन दो चीजें के लिए है। एक तो ये है कि जो साइंटिफिक टेम्पर है उसमें यह है कि आदमी जब पैदा होता है तो वो कोरा कागज होता है। आप उस कोरे कागज को चाहे तो बना दें, पीला बना दें, नीला बना दें, जो भी रंग चाहें उस बच्चे के अंदर, उस अबोध दिमाग के अंदर जो भी चाहे आप डाल दें। हमारा समाज निश्चित रूप से उससे वंचित रहा और अपने हिसाब से जैसे उसको पढ़ाया गया, जैसे उसका परसेप्शन उसके प्रति डाला गया, उसको प्रभावित किया गया, उसके हिसाब से वो चल दिया। लेकिन उस परसेप्शन के पीछे जिनकी मंशा थी, जिनको उससे लाभ था, वो अलग रहे और अपने को देवी कहते रहे, देवता कहते रहे, भगवान कहते रहे, और हमारा आदमी उनको पूजने चला गया। ये परसेप्शन गढ़ा गया। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं कि एक फिल्म मैंने देखा था, वो 1990 के 95 की बात है। मैं समझता हूँ जो उस समय इनकी राज कपूर साहब देहावसान उनका हो गया था, लेकिन उनकी फिल्मों का एक सिलसिला दिखाया जा रहा था टीवी पर। बहुत कम लोगों के पास उसमें टीवी थी, लेकिन एक सुविधाजनक माहौल में मैं था, तो उसमें मैंने उनकी एक फिल्म देखी थी, आवारा। आवारा पिक्चर से मुझे एक ये संदेश मिला, जो हम लोग बार बार कहते हैं कि परसेप्शन कैसे गढ़ा जाता है। उसमें राज कपूर साहब ने यह साबित किया है कि कोई भी आदमी पैदाइशी इंटेलिजेंट नहीं होता है, कोई भी आदमी पैदाइशी डॉक्टर नहीं होता है, कोई भी आदमी पैदाइशी जज नहीं होता है, कोई भी आदमी पैदाइशी वकील नहीं होता, कोई भी आदमी प्रोफेसर नहीं होता। पैदाइशी कोई चीज नहीं होती है, उसको संस्कारित किया जाता है। उसके दिमाग पर वो प्रेशर लाल डाला जाएगा कि पीला डाला जाएगा, नीला डाला जाएगा, जो भी उसको परसेप्शन दिया जाएगा, उसी परसेप्शन से वो जीव, वो आदमी, बच्चा, वो उसी परसेप्शन से जीना शुरू करेगा। और समाज में जा करके उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो ये है कि अगर उसका प्रभाव किसी चोर के उसमें पड़ गया, तो वो बच्चा चोर नहीं है। अबोध बच्चा जो पैदा हुआ चोर कैसे हो सकता है? उसको जरूरत दूध की है, माँ उसको दूध पिलाती है। उसको बाद में जो संस्कार किया है, उसको चोरी की जो आदत पड़ी, वो वजह ये थी कि उसका बाप एक डाकू के उसमें पड़ गया। जिसे राज कपूर जी जो हैं वो किसी जज के लड़के थे, लेकिन
उसमें बताया गया कि जज का लड़का जज ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसी परिस्थितियां होगी, जैसा वातावरण मिलेगा, जैसी उसको इन्वायरमेंट दिया जाएगा, उसी हिसाब से बच्चा बनेगा। उस फिल्म का एक यही मैंने संदेश सुना कि अगर आप किसी अबोध बालक को अच्छी शिक्षा दे देंगे, अच्छे ढंग से पालन पोषण कर देंगे और उसको सामाजिक व्यवस्था में ले आने की कोशिश करेंगे, अच्छे भाव में ले जाएंगे, पॉजिटिवली उसका पालन पोषण होगा, तो वो बच्चा बहुत बड़ा आदमी बनेगा और समाज के लिए वो बहुत बड़ा संबल बनेगा और महत्वपूर्ण बनेगा। एक चीज, एक डायलॉग उसमें, जब वो जेल में जाते हैं और तो रोटी छीन कर भागते हैं, उस रोटी को छीन कर जब भागते हैं तो छोटे छोटे लोगों को जो है पकड़ लेते हैं और उनको जेल हो जाती है। जेल के अंदर राज कपूर जी ने एक डायलॉग दिया है, आप लोग पुराने लोग हैं, देखे हुए होंगे आवारा पिक्चर। उसमें उन्होंने कहा, उस रोटी को कहा, रोटी हमको मिली खानी है, तो उन्होंने कहा कि आज तुम अगर बाहर मिल गई होती, रोटी तुम अगर बाहर मिल गई होती, तो मैं अंदर के पूरे की पूरी फिरकी पूरे समाज को राजपूर ने निचोड़ कर रख दिया और ये कहा कि इस समाज को कोई, समाज ही चोर बनाता है, समाज ही अच्छा बनाता है और समाज का एनवायरनमेंट उसको डाकू बनाता है, समाज का एनवायरनमेंट ही उसको किसी लायक बनाता है, नालायक बनाता है। ये उसका संदेश था। मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्रांडिंग ब्रांडिंग कर दीजिए किसी चीज की, जैसे ब्रांडिंग कर दी गई कि ब्राह्मण देवता है, ब्रांडिंग हो गई और आज तक उसको लोग बिना किसी रीजन के, बिना किसी साइंटिफिक टेम्पर के, बिना किसी मतलब आर्गुमेंट के उसको देवता मानते चले आ रहे हैं। और हकीकत यह है कि वो सुदम मिल गई और रावण बन के उसको बहुत बड़ी ताकत भी मिल गई। मतलब ब्राह्मण एक समाज की बात कर रहा हूं, ये सब समाज के लिए है ये, कि अगर प्रभाव पड़ना है, कारण पड़ना है, परिणाम होना है, तो उसका असर होगा। उसका असर इसी रूप में होगा कि जैसा आप माहौल देंगे उसी रूप से आपके साथ, इसीलिए कहा गया ना कि सामाजिक आयोजन और सांस्कृतिक आयोजन और धार्मिक आयोजन में लोग बढ़ते चले जाते हैं। तो एक बात ये आई कि बढ़ते चले जाते हैं, आखिर क्यों? तो मैंने बताया कि परसेप्शन के चलते, वो उनके दिमाग में एक परसेप्शन 1000 साल का गढ़ा गया है कि आपको इस तरह की बातों में जाने से आपको फल मिलता है, आपको स्वर्ग मिलता है, आपको वो चीजें मिलती हैं जो भगवान की इच्छा होती है, भगवान इससे खुश रहता है। ये एक परसेप्शन के चलते ऐसा होता है जिसका प्रभाव हमारी जनता पर, हमारे लोगों पर, हमारे बिल्कुल डाउन ट्रॉडन पर पड़ता है। वहां रीजन नहीं होता है, एक शब्द लया करके रख दिए, वो है आस्था। हमारे के पुत्र दूसरे ढंग से हुए थे, होंगे पैदा, हमसे क्या मतलब है, हमारी आस्था का विषय हमारे भगवान है। ये समाज हमारे लोगों ने तोड़ने की और उस परिणाम कि न्याय आया देश में, संविधान आया देश में, बड़े बड़े हमारे युग प्रवर्तक पैदा हुए, जिसके चलते आज हम लोग बैठ करके टीवी पर, हम लोग वेबिनार में अच्छी अच्छी बातें और समाज की बेहतरी की बात कर रहे हैं। एक चीज लास्ट कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि दिमाग, दिल जो भी जैसा सोचता है और जैसा वैसा ही करता है, जो जैसा सोचता है वैसा ही करता है, तो वैसा ही बन जाता है। तो परसेप्शन अगर सही है तो हम सही रहेंगे, परसेप्शन अगर गलत है तो हम चोर डाकू बन जाएंगे, परसेप्शन अगर साइंटिफिक है तो हमारा रास्ता कोई रोक, उन लोगों को आगे ले आना चाहिए, उस हाथ में जो उसको सके और हमारे बारे में
गया और उसके चलते लोग गठरी उठा करके चला जा रहा है वहाँ वैष्णो देवी, कोई त्रिवेंद्रम, कोई रामेश्वरम, कहीं कहीं जहां भी इच्छा वहां चले जा रहे हैं। तो इसको आप इस रूप में देख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी उस भरोसे लायक नहीं हुए हैं, हम भरोसा देने में अभी कामयाब नहीं हुए हैं। नहीं तो समाज हमारे पीछे चलेगा, और समाज चला, जब समाज को भरोसा हो गया तो समाज बदला, समाज ने क्रांति किया, समाज ने आज़ादी दिलाई, समाज ने ही संविधान दिया, समाज ने ही सामाजिक न्याय दिया, समाज ने ही सब कुछ किया। ये परसेप्शन चेंज हुआ। वो चेंज करने वाले कुछ लोग थे जिन्हें कई बार ले चुके हैं, कई बार लेते रहते हैं, कई बार लेंगे, जो हमारे युग परिवर्तक साबित हुए। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि आज का विषय जितना गंभीर है वो केवल गंभीरता से ही बात हो सकती है, और उस गंभीरता को हो सकता है कि मैं उतने गंभीर नहीं आज जा पाया हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं कोशिश किया हूं कि आप लोगों को बता सकूं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। साहब है हाथ बहुत बहुत धन्यवाद बहुत उपेंद्र जी को। धन्यवाद जी को। आज का विषय के ऊपर बहुत अच्छा प्रकाश डाले, और इनका मूल बिंदु जो था वो था डर। लेकिन हम लोगों को जानना होगा कि डर के आगे जीत है। इसलिए हम लोग को अपने मन से डर को हटाना होगा। वास्तव में डर रूपी जो आडंबर आस्था हमारे अंदर दी गई है, भूपेंद्र जी बहुत अच्छी तरह बताएं कि ये सब कुछ होता नहीं है। धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े हैं मातृशक्ति के साथ साथ और भी मथुरा लाल जी वगैरह, जो लोग, सभी को दीपावली की शुभकामना के साथ आप लोगों को स्वागत करता हूं। और मैं श्रीमती नीलम जी से निवेदन करता हूं कि आज के विषय पर अपना परिचय देते हुए आज का विचार रखें। श्रीमती नीलम जी। जी जी जी। वेबिनार में जुड़े सभी बहुजन समाज के साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय विज्ञान। मैं नीलम यादव, जिला ग्वालियर से हूँ। आज का सब्जेक्ट क्या है मुझे थोड़ा क्लियर समझ में नहीं आया, कोई बताएं, थोड़ा सा क्लियर करें। जी राजेंद्र जी कहें तो मैं अपनी हाँ, बात बोल रखूं। रहा हूँ। आज का विषय है सामाजिक आयोजन और सांस्कृतिक धार्मिक आयोजनों में से जिनको आम नागरिक ज्यादा महत्व देते हैं, उसके कारण और परिणाम स्वरूप देशव्यापी प्रभाव। जी जी यही जी आज का विषय है। जी जी। तो इस सब्जेक्ट में मैं जितना समझ पाई हूँ कि जितने भी ये आयोजन किए जाते हैं इतनी श्रद्धा के साथ, तो जितनी श्रद्धा के साथ आयोजन किए जाते हैं, अभी किसी से पूछ लो ना कि ये आयोजन किस उसमें किया जा रहा है, तो उनको कुछ नहीं पता, क्योंकि जितने भी आयोजन कार्यकर्ता रहते हैं ये सिर्फ है ना आडंबर प्लस अंधविश्वास तो है ही, प्लस उनका ड्रामा है, टोटल क्या बोलते हैं उसको, इंटरटेनमेंट। उनका मानसिक एंटरटेनमेंट है, और बाकी की तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी जैसे मैं तो खैर एकदम नास्तिक हूँ। अभी मेरे हस्बैंड से मैंने पूछा कि मैंने कि ये जो कल परसों दिवाली है, तो ये लक्ष्मी कौन थी? तो वो बोलते हैं विष्णु की पत्नी। तो मैंने कि फिर गणेश जी के साथ क्यों? तो मैंने ये कौन से विष्णु के, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या रिलेशन है? तो वो कुछ कुछ बताने लगे, तो वो खुद ही परेशान हो गए, मेरे से बोलते हैं कि ये बहुत तगड़ा वो है, तुम इसको कुछ नहीं समझ पाओगी। तो मैंने कि मुझे समझना भी नहीं है। मैंने कि मैं लक्ष्मी की पूजा पिछले साल से तो मैंने लक्ष्मी की पूजा ही करना छोड़ दी है। मैंने सोचा अभी तक तो लक्ष्मी मिली नहीं है और मुझे लक्ष्मी की जरूरत भी नहीं है,
क्योंकि अपन जितना काम करते हैं उतनी लक्ष्मी मिलती है। तो मैं तो आडंबर के एकदम खिलाफ रहती हूँ। और मैंने तो ये देखा है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इतने बड़े बड़े आयोजन करते हैं पर उनको खुद ही नहीं पता है कि हम क्यों कर रहे हैं। और जो अंधभक्त होते हैं वो ऐसे रहते हैं कि जिस कॉलोनी में मैं रहती हूँ, तो जो बेचारे अनपढ़ टाइप के हैं वो बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं। और मेरे ही बगल में जो ब्राह्मण रहते हैं और जो बनिया रहते हैं, ठाकुरों का तो घर एक आधी नहीं है, तो वो घरों में से भी नहीं निकलते हैं बिल्कुल भी। उनको पता ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो कि क्या नहीं कर रहे हो। और जो अनपढ़ समाज है, जो हम लोगों का SC ST OBC का जो समाज है, वो ही उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। और हम लोग थोड़ा सा उनको बताने की कोशिश करते हैं तो वो हमारी बातें वो बुरा भी मान जाते हैं। तो लेकिन इसको समझना। और रही बात, अभी मैंने भाई जी कोई बोल रहे थे कि उन लोगों ने थोप दी कि टेक्निक इतनी अच्छी रही है कि उसको बड़े पढ़े लिखे लोगों में कैसे उसको बताना है, अनपढ़ आदमी को कैसे बेवकूफ बनाना है, ये तो बताने वाले की टेक्निक है। और हम लोग उस टेक्निक को समझा नहीं पा रहे हैं। बस मुझे लग रहा है कि इतना ही अंतर है। जिस दिन हम अपने महापुरुषों को उनको बताने लगेंगे, उनके महापुरुषों की लड़ाई पे उनने कितना संघर्ष किया था, जैसे अपने ललई सिंह यादव थे, पेरी और वो पेरिया रामास्वामी थे, और बिरसा मुंडा थे, इनने भगत सिंह थे, इनने तो अपनी जवानी भी नहीं देखी थी, सिर्फ ये आंदोलन किए थे कि हमारे समाज के लिए कुछ भी करें और बदलने के लिए। तो जब हम उनका इतिहास पढ़ाने लगेंगे और हम बताने लगेंगे कि सचमुच में हमारा ये इतिहास है और ये नहीं है जिसके तुम पीछे भाग रहे हो, तो मुझे लग रहा है लेकिन समझ में आने लगेगा। लेकिन काफी कठिन सब्जेक्ट है। और ये क्या एक्चुअली होता है, क्या है, जैसे हम लोग पेपर रीड करते हैं, मान के चलो हम जितने भी न्यूज़पेपर है डेली रीड करते हैं, तो उसमें है ना एक पेज प्रॉपर है ना धार्मिकता पे अड़ा हुआ है। लेकिन हमारी बातें तो किसी पेपर में नहीं आती हैं। अब जिसमें कुछ चैनल चलते हैं, तो धार्मिक बातें करते हैं, धार्मिक गीत रहते हैं, धार्मिक प्रवचन रहते हैं, धार्मिक वो अस्त्र वस्त्र का क्या क्या करते रहते हैं। तो लेकिन हमारे समाज को हमारी पीड़ा जो अंदर से चली आ रही है, जिसके लिए हम बार बार ऑफलाइन मीटिंग करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, तो हमारा समाज यहाँ से जानेगा कैसे? क्योंकि न वो पेपर के माध्यम से जा रहा है, न वो टीवी के माध्यम से जा रहा है। और हम लोग जैसे, आप लोग जैसे इस वेबिनार में बुद्धिजीवी जुड़े हुए हैं, आप लोग उनके बीच में नहीं जाएंगे, मैं भी अगर उनके बीच में नहीं जाऊंगी, और मेरे दोस्त और दुश्मन में अगर हम अंतर नहीं बताएंगे तो उनको पता कैसे चलेगा? और फिर वो लोग हजारों सालों की व्यवस्था है जिसको वो लोग ढो रहे हैं, तो उसको बताने के लिए अपने पास भी इतनी अच्छी टेक्निक होना चाहिए, अपने पास स्पेशलाइजेशन होना चाहिए कि अगर वो कुछ भी कुतर्क करें तो हम तर्क के साथ उसको सेटिस्फाई कर पाए। तो इस टाइप की बात होंगी तब ये समझ में आएगा, नहीं तो ये पाखंड तो बहुत अति वाली चीज। अभी मैं थोड़ा सा टीवी देख रही थी, तो ये चीजें ना अपने इंडिया में तो खत्म नहीं हुई है, और पाखंड है ना फॉरेन तक जा चुका है। फॉरेन के लोग इतने बढ़िया उसको एंटरटेनमेंट के साथ उसको मनाने लगे हैं, इंग्लिश बोल रही हैं, और कभी माँ लक्ष्मी की बात कर रही हैं। अब उनसे ये पूछो कि लक्ष्मी कौन थी, तो इतना नहीं पता है। बस वो तो वही है ना, मैंने बताया कि जितना भी पढ़ा लिखा और जो सक्षम है, जो पैसे से सक्षम है, जो बुद्धि से सक्षम है, वो एकदम इंटरटेनमेंट कर रहा है, बाकी का कुछ नहीं है। और इस इंटरटेनमेंट के पीछे हमारी बुद्धि को हमारे इतना जकड़ चुका है, इतने कि वो अच्छी अच्छी बातें उसमें डालने के लिए तैयार नहीं है। तो यह काफी कठिन सब्जेक्ट है। तो मैं अपने सभी बहन भाइयों से, बहुजन समाज के जितने भी प्रखर बुद्धि वक्ताओं से मैं यही आग्रह करूंगी कि हम कहीं पर भी बैठे हैं, अपनी सरल भाषा में, जिस माइंड लेवल का वो हमारे सामने है, जिस अब अपन को किसी से बोलने से पहले ये देखना पड़ता है कि ये सामने वाला कि इसका माइंड लेवल क्या है, उसी भाषा में और उसी तर्क के साथ अगर हम बात करें तो हम अपने समाज को सुधार पाएंगे। नहीं तो जितना भी आडंबर चल रहा है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। बस मैं इतना ही बोल पाऊंगी, और मुझे हो सकता है कि किसी की भावनाओं को पहुंची हो आहत करने की मेरी कोई मंशा नहीं है, और न मैं ऐसा कुछ करती हूँ। बस मैं जैसी हूँ मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और मैं अपनी शब्दों को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, आपने बहुत अच्छा ढंग से अपने विचार को रखा। और एक बात मैं आपसे, क्योंकि आप नारी मैंने शक्ति का, मातृशक्ति का हमारे ये है, और मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाहूँगा
कि ये धार्मिक वाली जो और आस्था वाली जो बात है ना, इससे ज्यादा हमारी महिलाएं ही ग्रसित हैं। तो निवेदन है कि आप जैसे लोग और थोड़ा बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें और इसमें आगे बढ़ के काम करें। धन्यवाद। और अभी मातृशक्ति के रूप में नीलम यादव जी हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक पुरुष में से किसी को दे दूं, उसके बाद मैं आपको इजाजत दूंगा, जैसा आप कहें। नीलम यादव जी, जी भैया जी, क्या पूछ रहे हैं आप? मैं पूछना चाह रहा हूं कि अभी अभी तो नीलम जी बोली है ना, जी तो जी, मैं ही बोल मैं रही फिर हूँ। चाहता हूं कि एक पुरुष को दूं, उसके बाद बिल्कुल आपको, बिल्कुल। अगर आपका इजाजत हो तब। बिल्कुल बिल्कुल नीलम बिल्कुल। यादव जी बोल चुकी हैं, नीलम केवट जी बाकी हैं, आप बुलाइए। हाँ, नीलम केवट जी को बाद में दूंगा। इसके पहले अभी जुड़े हुए हैं रमेश सहानी जी को। मैं चाहूंगा कि रमेश सहानी एक जी। एक काम राजेंद्र जी, हाँ, जो नए साथी आए हैं, जैसे एडवोकेट संतोष जी हैं पटना से, उनको बुला पटना से लीजिए। एडवोकेट जी को दे दें। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा पटना से जो संतोष जी आए हुए हैं, दीपावली के शुभकामना के साथ आपका स्वागत करते हुए आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपना विचार रखें। एडवोकेट संतोष जी। नहीं, शायद वो लेफ्ट कर एडवोकेट गए। संतोष जी, नहीं है आप मीटिंग अपना में। विचार रखें। मीटिंग में नहीं है वो, नहीं है, नहीं। शायद मीटिंग छोड़। नहीं है। रमेश जी को दूं का? बाकी साथी ना, उनको बुला लीजिए जो साथी पहले जुड़े। हाँ? सबको मौका दीजिए, जो पहले जुड़े हैं साथी, उनको इनवाइट कर लीजिए। रमेश जी को सुनेंगे ही। इसमें हम सीरियली देख नहीं पाते हैं कि कौन बाद में जुड़े कौन पहले जुड़े हैं। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे मातृशक्ति में स्वर्णलता जी के नाम से एक है, नीलम केवट जी हैं। नीलम केवट जी को दे, तो मैं बोला हूँ कि बाद में दूंगा। करनाल जी है, माधव सिंह जी हैं, सभी डॉक्टर सीताराम हैं। माधव सिंह जी को दे दे रहा हूँ। सीतारमन, ठीक है। तो अभी माधव जी को मैं देना चाहता हूँ। श्रीमान माधव जी, आप अपना विचार रखिए। श्रीमान माधव जी, अगर आप जुड़े हैं तो आप अपना विचार रखिए। शायद नहीं है, शायद मीटिंग में नहीं है। आप साथी को बुला लीजिए। सीतारमन जी है क्या? सीतारमन जी अगर है तो आप अपना विचार रखिए। श्रीमान सीतारमन जी, डॉक्टर सीताराम जी। डॉक्टर सीतारमन जी। जी सर, आप सभी महान भाव को मेरा सादर नमस्कार। जी, मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से मैं बोल रहा हूँ। सर, आज मैं कई दिन से देख रहा हूँ जूम मीटिंग पे कि गूगल मीट पे कि हाँ मीटिंग हो रहा है, लेकिन समय ना मिलते हुए और मैं भूल जाया करता था। तो आज हमने जो है समय से जो है घर पे आ गया, देखा तो हमने कहा समय बाकी है, तो चलो आप लोगों का मैं विचार सुनता हूँ और उसके बाद में विचार मैं भी कुछ रखूँगा, ऐसी बात नहीं है। तो आज मेरा फर्स्ट डे है और मैं बहुत प्रभावित हूँ मीटिंग से। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है जो समाज के प्रति काम किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा। और जो हमारे दीदी नीलम जी ने जो बताया है, नीलम यादव जी ने बताया है, उस पे मैं भी सहमत हूँ, ऐसी बात नहीं है। और बहुत अच्छा स्पीच उन्होंने दिया, इसके लिए बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। तो मैं चाहता हूँ कि आप कोई जो है इसमें जो भी श्रीमान जी बोलना चाहें वो आप जो है अपना अपना विचार रखिए। नेक्स्ट डे में जो है मैं ज़रूर कुछ ना कुछ बोलूँगा। धन्यवाद जी सर, थैंक यू। डॉक्टर रमन जी को। अब मैं आमंत्रण करता हूँ नीलम केवट जी से। श्रीमती नीलम केवट जी, आप आए और अपना विचार रखें। सभी पदाधिकारियों को जय निषाद राज और सभी को
धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जय इंसान वाला बोल रहे जो विषय है उस पर आती हूँ। सभी सामाजिक संस्थाओं के द्वारा अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे कि बच्चों को, बड़ों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सबको अलग अलग समाज की संस्कृति की जानकारी मिलती है और कई प्रकार से 24 का 25 का उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है। तो संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ती है और ज्ञान मिलता है। इसके अलावा धार्मिक आयोजन के विषय में जो कहा गया है, तो धार्मिक आयोजन तो पूरे भारत देश में बहुत बड़ी मात्रा में मनाया जाता है और अब तो विदेश में भी मनाया जाने लगा है। धार्मिक आयोजन को बार बार पुण्य से जोड़ते हैं, आस्था से जोड़ते हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। सत्य यही है कि यह सिर्फ मनोरंजन का साधन रह गया है। सभी लोग अपने अपने तरीके से दुर्गा जी रखते हैं, गणेश जी रखते हैं और अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजनों को करते हैं। धार्मिक आयोजन करके सभी जो आयोजक हैं वह यह बताना चाहते हैं कि इससे हम पुण्य लाभ कमा रहे हैं। भंडारे कराते हैं, अपने घर की माताओं बहनों को तो 2 वक्त का भोजन खिला नहीं पाते हैं, उनका मान सम्मान नहीं कर पाते हैं और यहाँ वहाँ जाकर भंडारे कराते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, दुर्गा पंडालों में दुर्गा जी रखते हैं, गणेश उत्सव मनाते हैं और उत्सव की तो कोई और छोर नहीं है कि कितने उत्सव भारत देश में मनाए जाते हैं। अक्सर चारों तरफ धार्मिक आयोजन लगातार होते ही रहते हैं। अब बात यह आती है कि इसे पुण्य से जोड़ दिया जाता है, तो जो बड़े बड़े घर के लोग हैं, नेतागढ़ के बच्चे हैं और जो पढ़ी लिखी फैमिली है, उनके बच्चे बहुत कम इन आयोजनों में उपस्थित होते हैं। इनकी संख्या बहुत कम होती है, परंतु जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं और अन्य जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, ओबीसी वाले हैं, एसटी एससी वाले हैं, वह सभी अत्यधिक मात्रा में कांवड़ यात्रा, धार्मिक आयोजनों में जाते हैं और शिक्षित होने की बजाय इन आडंबरों में फंसकर अशिक्षित रह जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है। तो ये मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कुछ नशे के चक्करों में फंस जाते हैं और गलत रास्ता भी पकड़ लेते हैं। अब ये सब फैलाया हुआ आडंबर तो ब्राह्मणों का ही है और ब्राह्मणों ने इस प्रकार से चारों तरफ से सबको धर्म के जाल में जकड़ रखा है कि कोई भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। कैसे निकलें और कैसे सामना करें? यदि कोई धर्म के विरोध में बोलता है, लक्ष्मी जी कौन है, गणेश जी कौन है, विष्णु जी कौन है, या जो भी बताया जा रहा है, सरस्वती जी कौन है। अब शिक्षा की देवी यदि मानव तो बोले हैं, उन्होंने ही मानव की शिक्षा के लिए सब कुछ दिया, लेकिन पूजा किसको जाता है? सरस्वती की मूर्ति को रख के पूजा जाता है। तो बल्कि लोग इसके वर्ग के जिम्मेदार हैं, जो कि आयोग लोग बुलाते हैं, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित करते हैं और धर्म के मकड़जाल में फंसाते हैं। पुण्य कहाँ है? आप यदि भंडारा कर रहे हैं, आप यदि दुर्गा माता पंडाल में रख रहे हैं, तो आप अपने माताओं का भी तो सम्मान कर सकते हैं, अपनी माताओं को 2 वक्त का भोजन दे सकते हैं। लेकिन आज ऐसा हुआ है, जब देखो तब आपको दिखाई कि उनकी संपत्ति पे कब्जा कर लिया उनके पुत्र ने और उनकी बहू ने और उनको घर से बाहर निकाल दिया। कई माताएं बहनें ब्रह्म
तो इतना झुंड इकट्ठा होगा, इतने लोग इकट्ठे होंगे जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो धर्म के माध्यम से सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और किसी अन्य आयोजन में यदि हम कहें कि हम आपको शिक्षा देने के लिए बुला रहे हैं, आप आइए इकट्ठे होइए, तो कोई नहीं आएगा। हम आपसे कहेंगे कि व्यवसाय के लिए हम आपको व्यवसाय के बारे में जानकारी दे रहे हैं, रोजगार के विषय में जानकारी दे रहे हैं, तो वहां भी कोई इकट्ठे नहीं होते हैं और ना ही आते हैं। ऐसा करके हमने कई बार देखा भी है। अब बात यह आती है कि सांस्कृतिक आयोजन और धार्मिक आयोजन यदि ना किए जाएं तो क्या होगा, परंतु हम यह देख रहे हैं कि जो शिक्षित वर्ग है उसे यह समझना चाहिए कि यदि धर्म के माध्यम से, सांस्कृतिक माध्यम से यदि जनता इकट्ठी हो सकती है, तो क्यों ना हम अपने समाज के लोगों को एकत्रित करें और एकत्रित करके भंडारा करने की जगह पर हम उन्हें शिक्षा की सामग्री वितरित करें। कॉपी है, किताब है, बैग है, ड्रेस है, जो भी चीजें लगती हैं पढ़ाई लिखाई की, तो हमारे यहाँ के समाज के लोगों को हम वितरित करें। इस प्रकार से हमारा जो समाज है वह आगे चलकर शिक्षित हो सकता है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय निषाद राज। जय निषाद राज। जय निषाद राज। श्रीमती नीलम केवट जी को बहुत अच्छा विचार आपने रखा। और आपने जो कहा मकर जाल वाली बात, तो इस मकर जाल से छुटकारा दिलाने के लिए आप मातृशक्ति को ही विशेष रूप से आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना होगा, तभी इस मकर जाल से हम लोग छुटकारा पाएंगे। धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा मथुरा लाल जी को आमंत्रण करता हूं कि आप आए और अपना विचार रखें। मथुरा लाल जी। जी, आदरणीय संघ के सभी पदाधिकारी और जुड़े हुए सभी साथियों को सादर जय निषाद राज। जय निषाद राज। जी, मैं आप सभी को सुन रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है कि वास्तव में हम और हमारा समाज विस्तृत होते हुए भी किसी ऐसे मकड़ जाल में उलझे हुए हैं कि यहाँ से निकल पाना असंभव लगता है, लग रहा है। जैसे अभी अभी नीलम दीदी ने बोला, पहले नीलम यादव दीदी ने बोला, और इससे पहले भी सभी वक्ताओं का ऐसा लग रहा है, सुनते जा रहा हूँ क्योंकि मेरा जन्म ही ऐसे स्थान पे हुआ था कि इस मकड़ जाल में मेरे पैतृक रूप से पिताजी बहुत ही करीब रहे हैं इस जाल में, जंजाल में। और आज भी समाज के बीच में एक विसंगति बहुत बड़ी फैली हुई है। एक समाज में नहीं, सभी समाजों में लगभग इतनी बड़ी विसंगति है। इस विसंगति से निजात पाना समाज के लिए बहुत अनिवार्य है। आज की स्थिति में एक आयोजनों में, अभी मेरे यहाँ कुछ दिन पूर्व पिछली जनवरी में एक आयोजन हुआ था जिसमें लगभग ज़्यादा नहीं तो 10 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च हुआ था। यादव समाज के माध्यम से युगल सरकार की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। यहाँ पे सारे मध्य प्रदेश के यादव, मध्य प्रदेश में पूरे राष्ट्रीय स्तर के यादव एकत्र हुए थे। और इस समय का दौर एक ऐसा है कि यहाँ पे जहाँ इस विसंगति से लोग उभरना चाह रहे हैं, उतना ही इस विसंगति को और संगति में ला के सामने खड़ा किया जा रहा है। इस समय का दौर आज 10 साल पूर्व से इतना विकृत रूप ले लिया, इतना विस्तार लिया है कि गली गली में मंदिर खड़े होते चले जा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पैसा या तो बड़े लोगों के यहाँ से आ रहा है, वो काला धन आ रहा है, और मजदूर के पसीने की कमाई उसमें जा रही है। जो है, बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सांसद, मंत्री, मिनिस्टरों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके पास तो पैसे के अंबार लगे हुए हैं। अभी पते लगते हैं कि किसी के यहाँ से कमरे 10-10 ट्रक करेंसी निकल रही है, लेकिन मजदूर अपने खून पसीने से कमा के लाता है।
और उसको इस तरीके से जाल में फंसा रखा है, को इस तरह से भ्रमित किया जाता है उसको कि वो अपनी सारी कमाई जहाँ बच्चों के लिए आटा दाल लाना चाहता है वहाँ वो दान के नाम पुण्य देता है और वो गरीब फिर से अपने कल की चेष्टा लगाए रखता है। हमारे समाज के बीच भी अभी वर्तमान स्थिति में ये है कि यहाँ पे निषाद समाज का एक बहुत भव्य मंदिर का आयोजन निर्माण हो चुका है, जिसमें लाखों रुपए लग चुके हैं। 4 लाख रुपए की मूर्ति है और 10 लाख रुपए का टारगेट भंडारे के लिए रख रखा है समाज ने, और अभी समाज लगी हुई है उसमें कि सुबह यहाँ जाना है तो कल वहाँ जाना है। इस तरह की इस विसंगति से निजात पाना इतना आसान नहीं समझ रहे हैं हम। प्रबुद्ध जन से क्षमा चाहूँगा मैं, इतना आसान नहीं है। ये मानसिकता कूट कूट के भरी गई है, जो तक है कि अपने रोम रोम में समाये हुए हैं कि बस दान पुण्य से ही सब कुछ होता है। क्योंकि इतना पैसा जितना ये मंदिरों के निर्माण में और भंडारों के आयोजन में और अन्य कई एक एक दो कथाएं मेरे यहाँ पे हुई जो इनने 5-5 करोड़ रुपए से, तो जो कथावाचक लेके चले गए उन्होंने तो स्पष्ट मन से कहा कि हमको तो इतना चाहिए लगता है, जो है इतना होता है, जो लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। कई बार ऐसा भी हो जाता है इन आयोजनों में कि हजारों लोग कुछ जाते हैं, यानी कि भगदड़ मच जाती है तो हजारों लोग दल के मर जाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की आंखों पे पट्टी आज बंधी हुई है कि धार्मिक आयोजनों में अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्यों हो रहा है। हमारे मध्य प्रदेश ने इस धार्मिक आस्था के लिए एक ऐसे हमारे सिपाही को छीन लिया। वो मैहर गए हुए थे, मैहर नहीं पहुंच पाए वो, लेकिन हमारे जांबाज सिपाही राष्ट्रपति महोदय से सम्मानित 2 बार सम्मानित होने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति, ऐसे महा व्यक्तियों के बीच में भी ये आस्था और श्रद्धा बसी हुई है। वो एक ही गाड़ी में 10 व्यक्ति थे, 10 व्यक्तियों में से 2 की तत्कालीन मृत्यु हुई। मध्य जी प्रदेश जी के जी हाँ। कार्यालय में वो कार्य करते रहे, लेकिन ये कारण सिर्फ यही था, अंधविश्वास। अंधविश्वास की खातिर वो पूरे परिवार भर के कहीं जा रहे थे, यात्रा पे जा रहे थे, दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन वहां पे भगवान काम नहीं आया। यहाँ पे मेरे दिल में बहुत बड़ी चोट हुई कि आखिर ये आस्था कैसी आस्था, कैसा विश्वास और क्या है ये। उस व्यक्ति की अंत्येष्टि में मध्य प्रदेश पुलिस ने बाकायदा जो सम्मान दिया जाता जी है, जी उस जी सम्मान के ठीक है आदरणीय आदरणीय जी। जी हाँ, इस विसंगति को समाज के अपनी बीच बात में कंप्लीट करें आप प्लीज। से निकाला जाएगा, उसके लिए प्रबुद्ध जनों से निवेदन करता हूँ। मैं तो खैर छोटा, बहुत ही छोटा हूँ, और आप सबको सुन के मैं समझ रहा हूँ कि वास्तव में समाज और किस तरफ चला जा रहा है। इसको निकालने के लिए सबसे निवेदन करूंगा मैं कि इस विसंगति को निकाला जाए, और जितना पैसा हम सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में खर्च कर रहे हैं वो पैसा हमारा शिक्षा में लगे तो हम ज्यादा आगे निकल सकते हैं। बस इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस महामंच पर मुझे बोलने का इतना सा समय दिया, उसके लिए मैं आपका सभी का आभारी हूँ। जय निषाद राज। बहुत बहुत चालक जी धन्यवाद मैं मथुरालाल जी को। और आपने कहा कि बहुत कठिन काम है, तो कठिन काम जो लोग करते हैं वही लोग इतिहास बनाते हैं। आसान काम तो हर कोई कर लेता है। इसी चीज के लिए तो हम लोग को इकट्ठा होते हैं कि भाई इस काम को कैसे अमल करता हूँ, कैसे और अपना विचार रखें। संचालक एक मिनट के लिए अपनी बात रखना चाहता हाँ? हूँ। आप 1 मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूँ। हम यहाँ जो डिस्कस हैं, एक पक्ष पर तो हमारे अच्छे विचार आए, हमने जो चर्चा शायद कहीं दब रही है, तो जब तक हम उन चीजों को भी अपने लोगों के बीच में नहीं
मेरा कहने का मतलब जो फाइटिंग मूवमेंट के समय जाए तो उस समय हमारे बहुत सारे उदाहरण नील क्रांति, अशोक आंदोलन है, नमक तोड़ो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है। इन सब में जनता ने साथ दिया तो हमें आजादी मिली। अगर वो धर्म और कर्म कांड में फंसे रहते तो आजाद नहीं होते। मैं संक्षिप्त में अपनी बात कह रहा हूँ। उसी के बीच जब फिर आगे आंदोलन चलाया कुछ समाज सुधारकों ने कह लें या समाज सुधारक कह लें या समाज के अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए, नेतृत्व को बढ़ाने के लिए, जिसमें काशीराम जी का नाम आता है, लालू यादव जी का नाम आता है, मुलायम सिंह का नाम याद आता है, साउथ में स्टालिन का नाम आता है, जयललिता जी का नाम आता है। तो इनने क्या किया, सामाजिक न्याय को सच्चाई पर काफी कुछ आगे बढ़ाया। अगर वो धर्म कर्म कांड में लगे रहते, सभी लोग रहते तो नहीं। तो ये चीजें हैं, हमारे बीच में ऐसे लोग हुए हैं जो सामाजिक आंदोलन के तहत अच्छा एक काम करके गए। तो ये हमें देखना है। आज भी अगर मैं उदाहरण दूं तो 3 साल पहले का जो छतरपुर से एक विधायक को भाजपा ने सस्पेंड किया था, फिर वो अच्छे ओबीसी लोगों को साथ में चला, लोधी नाम था कुछ का, प्रीतम लोधी या कुछ, उस समय लोगों ने बहुत साथ दिया। तो साथ तो देती है जनता, साथ देती है। अभी अगर आप वर्तमान में देखें, भले मीडिया में नहीं आ रहा या प्रिंट मीडिया में नहीं आ रहा, नेशनल मीडिया में नहीं आ रहा, ओबीसी के बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, बहुत सारे वेबिनार्स चल रहे हैं, ये सब हो रहा है, उसका प्रभाव भी पड़ रहा। तभी कह लें जनगणना के लिए इतना दबाव बना गया, हालांकि पूरा सफल नहीं हो पा रहा दबाव, लेकिन कुछ हद तक गवर्नमेंट मानी। तो ये चीजें हैं जो हम लोग यानी हमारे लोग कर रहे हैं, उस पे लोगों का साथ भी मिला, परसेंटेज कम ज्यादा है। तो मैं सोचता हूँ इन पर भी अगर कोई हमारे साथी इस बात रखेंगे तो शायद हमको एक और बूस्टर मिलेगा, एक उत्साह मिलेगा। क्योंकि धर्म के मार्ग पर तो हम जानते हैं कि बहुत सारी बातें होती हैं, उसका दुष्परिणाम देखे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। लेकिन संक्षिप्त में अगर हम कहें, किसी व्यक्ति को 1 to 1 जब बात करें, तो अगर हम ये कहें कि हम जो भी बने हैं तो हमें किसी चमत्कार से नहीं बने, हम अपनी मेहनत से बने हैं, हम अपनी पढ़ाई लिखाई से बने या अपने कौशल से बने हैं, पढ़ाई लिखाई जो भी कौशल उसके सहित बने हैं। इन चीजों को हमें डिस्कोर्स में लाना पड़ेगा, इनको हमें बताना पड़ेगा। और जो जैसा पहले कहा गया कि जो भूपेंद्र सर ने कहा कि जो भी पैदा होता है इंसान, वो पहले बिना किसी कलर का होता है। फिर उसको चाहे आप नीला रंग दीजिए, हरा रंग दीजिए, लाल रंग दीजिए, केसरिया रंग दीजिए, जो भी सफेद रंग दीजिए, उस रंग में डाल दिए। तो हमें उसको देखना, उस सेंटेंस के भाव को, कि जब हमारा बचपना शुरू होता हमारे लोगों का, हमारे बच्चों का, वहां से हमको परिपाटी डालनी है। और शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। क्या हम धार्मिक आयोजनों को स्वयं कुछ कम कर पा रहे हैं क्या? टोटली बंद नहीं कर पा, कुछ कम कर पा रहे हैं क्या? क्या धार्मिक आयोजन में कुछ जाना हम कम कर दिए हैं क्या? धार्मिक आयोजन के लिए क्या हम दान देना कुछ कम कर दिए हैं क्या? 0 नहीं किए हैं तो क्या अपने यहाँ जो धार्मिक आयोजन है उनको भी हमने थोड़ा बंद कर दिया है क्या? धार्मिक आयोजनों का मतलब पाखंड की बात है। क्या हम धर्म को अपना रहे हैं? धर्म को अपनाने में क्या हम घर में वो कर रहे हैं क्या? धर्म को अपनाइए, घर में दीपक जलाइए, घर में योगा कीजिए, धर्म ध्यान कीजिए, उसका बहुत फायदा है। लेकिन पाखंड से बचिए, जो पाखंड का यहाँ विरोध होना चाहिए, ये हमें ध्यान देना। इसके बीच पे चर्चा हो और अच्छा लगे। धन्यवाद। मैं अपनी बात बीच में रोक कर कहा। और जो भी मात्र शक्तियां, सभी साथियों को इन्वाइट कीजिए, हम सभी साथ हैं। धन्यवाद नाविक जी, बीच में आप बात रखें। और मैं चाहूंगा कि मातृशक्ति में स्वर्णलता जी बाकी है। मैं स्वर्णलता जी से निवेदन करता हूं कि आप अपना विचार रखें। हाँ, इसके बाद प्रीति श्रीवास्तव जी भी। अच्छा, पहले मातृशक्ति को दे दो उसको। जी नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार भैया। और इसमें समय लगेगा, हम आप सबके विचारों से सहमत आपको हम जब भी जरूरत पड़े हमें बताइएगा, याद करिएगा। हम धन्यवाद। बहुत संक्षेप में आपने बात रखी और हमेशा साथ रहने का वादा किया। अब मैं मातृशक्ति के रूप में दीप्ति जी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप अपना विचार रखें। प्रीति श्रीवास्तव जी। प्रीति श्रीवास्तव जी,
अगर आप हैं तो आप अपना विचार रखें। शायद नहीं है। अब मैं सुनील जी से चाहूंगा कि आप अपना विचार रखें। श्रीमान सुनील जी। श्रीमान सुनील जी। जी हाँ, जी हाँ, आ गया। थोड़ा पहले विषय से अलग एक बात बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपने सिन्हा जी ने पहले बताया, तो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम के बारे में उन्होंने चर्चा किया। तो मेरा विश्वास भी उसमें था, और उस पे मंचासीन वाले में से राजेंद्र निषाद जी थे, वो भी मंचासीन भी थे वहाँ पे। तो ये जो हम लोग अभी इकट्ठा हुए हैं, और ये जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, ये मैं पहले भी एक बार मीटिंग में बोल चुका था कि मीटिंग में चल रहा था, जब बहुत समाप्ति के समय पे आ गया था, तो बाबा मार्तंडे जी छत्तीसगढ़ के थे, उन्होंने कहा था कि जो लोग क्षेत्र में रहते हैं, वो लोग अपने अपने क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में या जो भी क्षेत्र में को जो भी कुछ काम करना चाहते हैं, उसके लिए धन की जरूरत पड़ेगी। उसमें जो लोग अपना पहल करना चाहते हैं, वो अपना हाथ उठा के वहीं से करेंगे। सभी लोग पहुंचे हुए थे। उसमें से मात्र एक ऐसा शख्स हाथ उठाया था जमीन देने के लिए थोड़ी देर के बाद, बाकी किसी ने कोई हाथ नहीं उठाया था। ये वास्तविक चेहरा है। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि अब से भी कि हमारा जो जैसे सब्जेक्ट जो हटा दिया गया है, उसके हिसाब से सामाजिक और धार्मिक। जो हम लोग विचार ये आवाज नहीं आ रही है सुनील जी। आवाज आई? ठीक है। हेलो। जी आवाज आ रही है। हाँ, हाँ तो बोलिए। पहले जो हमारे यहाँ शिक्षा का जो सिस्टम था, वो गुरुकुल की परंपरा थी, और कुछ वो आध्यात्मिक हुआ करता था। और आध्यात्मिक वाले में ही जो है, वो जो है आपका जो आज की तारीख में जो धर्म का नाम हो गया है, पूजा पाठ हो गया है, सब जो आ गया है आज की तारीख में, तो वो बीच में कुछ ऐसा हमारा हुआ, नालंदा यूनिवर्सिटी हमारा जल गया, और उसके बाद में जो हम लोग का जो आधुनिक शिक्षा युग कह लिया जाए, वो आ गया। तो आप कभी पहले का पुरानी किताबें हम लोगों ने पढ़ रखा है, हर जगह ये आया करता था, लिखा जाता था गरीब ब्राह्मण। तो यहाँ से हमने फिर देखा कि जितने भी धर्म की पुस्तकें जितनी भी अच्छी अच्छी लिखी गई हैं, जो हमारा जो देश है, चाहे वेद को लिख लीजिए, चाहे आप पुराण को, जो भी है, सब हम लोग को ब्राह्मण ने को नहीं लिखा पुस्तक। ब्राह्मण को दावा किया गया कि भाई ये अब आ गया है, और इसका जो है शिक्षित करो। और ब्राह्मण के पास अधिकार नहीं था जरूरत से ज्यादा वो अपने पास अनाज या धन इकट्ठा करके रख सके। लेकिन जब उसको धीरे धीरे उसे मिलता गया, उसने जो है अपने आप को जो है उसका खूब दुरुपयोग किया, और उस धर्म को जो है पाखंड में बदल दिया। जल्दी आ और जल्दी आ। और जो मूल जो शिक्षा था आध्यात्मिक वाला, वो दब हो गया। और उसको दोनों में जा करके ये क्लैश जो वास्तविक विज्ञान है, अगर नीलम जी अपना माइक बंद करिए। पूरा जो है साइंस, वो सभी विज्ञान
हम लोग जो है वो ये जो बीच में ब्राह्मण थे उन्होंने बता दिया कि नहीं भैया ये देवता है। अरे भाई भगवान जी अगर शंकर जी हैं तो मनुष्य के रूप में ही क्यों है? तो मनुष्य जब आध्यात्मिक शक्तियों से अपने आप को तप करके अगर प्राप्त कर लेता है, वो शक्तियां प्राप्त कर लेता है। शक्तियों का मतलब है कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। विवेकानंद जी भी बहुत बहुत बोल चुके हैं कि जब हमारा जो है जनरल शिक्षा से जो है हम 16% से 18% तक ही ब्रेन डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट के लिए जो है हमें जो है उसका उपयोग करना ही पड़ेगा, जिसको कि हम योगा कह सकते हैं आप। तो उससे बाद जब वो हम 18% से जब अबव जाते हैं तब जा करके हम बहुत कुछ पा लेते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं अगर कहना चाहूँगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा, उसको व्याख्या नहीं करना चाहूँगा मैं। तो मतलब कहने का कि शिक्षा का हमारे यहाँ पे जो है बहुत ही बर्बाद कर दिया गया है, दोनों को मिला करके। उसी तरीके से आपका जो है ये धार्मिक और सामाजिक के साथ सेम चीज़ यहाँ पे भी यही हो गया है। जब धार्मिक कार्यक्रम जब बना था ये सब उस जमाने का बना हुआ है, आज का नहीं है। जब पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ करता था, सिर्फ किसान लोगों के पास कोई विद्यालय नहीं था, बच्चे गुरुकुल में भेज दिए जाते थे और लोग घर में रहते थे, कोई घर में कोई स्कूल वगैरह नहीं जाता था। जो भेज देता था गुरुकुल तो गया, डे बोर्डिंग वाला सिस्टम नहीं था, वो गया तो 14 साल के बाद है या जो भी है पढ़ के बाद ही आता था। तो घर में लोग के पास टाइम था तो लोग एक समय आता था भाई दिवाली भी देखेंगे तो घर की सफाई होती है, कैसे मौसम का जो हम लोगों ने छोटे में पढ़ रखा है, होली जब आती है तो कैसे होता है। इसी तरीके से धीरे धीरे सब उत्थान मतलब बढ़ते गए। लेकिन जब ब्राह्मण आया तो उसने जो है अपना पैसा कमाने का वो भिक्षाटन ना कर करके न लेकर के उसने जो है उसका जो है लोगों से जो है उसका दुरुपयोग करना शुरू किया। तो पाखंड तो वहां से ब्राह्मणों ने इसको लाके कर दिया, मतलब एक अच्छी चीज को उसने बर्बाद कर दी और वो पाखंड को जो बढ़ावा दिया वो आज तक हावी है। तो हम लोग को ये हमारा अपना व्यक्तिगत विचार है, लोगों का विचार भिन्न हो सकता है। तो कुछ उसी तरीके से है। अब ये जो जितनी भी जो धार्मिक कार्यक्रम है हमारी, ये पुरानी परंपरागत कार्यक्रम है ये हमारा। अब सामाजिक जो कार्यक्रम हो जाते हैं तो वो जैसे अभी नाविक सर ने भी इशारा भी किया, अगर हम लोग सामाजिक ना होते तो हमें आजादी नहीं मिलती। समाज के अंदर अगर कुछ न्याय रखना है, समाज के अंदर कभी कभी अन्याय का वर्चस्व हो जाता है, हम लोग बहुत सारे पुराने पुस्तकों में देख रखा है, पढ़ रखा है। तो हमें सामाजिक होना पड़ता है और जब हम सामाजिक होते हैं तभी समाज में हो रहे अन्याय को हम लोग जो है रोक पाते हैं। कोई अकेला व्यक्ति कभी कोई कुछ नहीं कर पाता है। उसको समाज में अगर कोई अन्याय हो रहा है तो उसको समाज को लेके ही चलना पड़ेगा, समाज में आएगा तभी वो जो है न्याय करा पाएगा। अकेला व्यक्ति जो है न्याय नहीं दिला सकता है। तो हमें सामाजिक होना भी बहुत जरूरी है। तो चूंकि धार्मिक जो कार्यक्रम है हमारे, जिसको कि ब्राह्मणों ने बर्बाद कर दिया, वो पाखंड के रूप ले लिया है। तो इसलिए देखिए जैसे अभी हमारी जो है बहन वो जो थी नीलम यादव जी जो कह रही थी, बहुत ही क्या है। और विवेकानंद जी को पढ़िए तो वहां से मिल भी जाता है। और एक चीज मैं नहीं बताना चाहूंगा, आप सभी लोग इस चीज को जो है जरूर प्रचारित करिएगा। मैं बहुत करीब 30 साल पहले हम एक बंगाली परिवार के बीच में बैठे हुए थे, तो उन्होंने विवेकानंद जी के बारे में उन्होंने बताया था कि विवेकानंद जी का क्या पावर था। जैसे विवेकानंद जी के पास पावर ये था कि वो किसी पुस्तक को लेकर के बस यूं ही पन्ना पलटते थे, एक देखा बड़ी निगाह से देखा पन्ना पलट निगाह से देखा पलट दिया, अपनी पुस्तक पलट दिया। तो उसके बाद उनसे कहीं उसका उत्तर दे दिया, नहीं मालूम था। ऐसा बताया कि अभी टीवीओ पे चला आ रहा है बहुत ज्यादा। तो जो इसका नाम ग्राफिक मेमोरी, मतलब आप इतना पावर लीजिए, आपके पास सारा गेम खेल पावर डेवलप करने का अगर आप कर लें तो मेमोरी पावर डेवलप करने की जो तो हमारी जो आधार का भी तो है वही तो ये सब चीज है ब्राह्मणों ने पाखंड तो अपना अपना महत्व है। धार्मिक कार्यक्रम है वो हमारा पारंपरिक है और सामाजिक भी उसी के साथ आज में सामाजिक उठने लगे हैं। तो अब सभी लोग काम चाहिए। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनका ब्रेन का पावर इतना डेवलप कराइए कि वो सिर्फ आपके एकेडमिक से नहीं होगा, वो कराइए अब इसकी तरफ भी लेके जाइए। सब कुछ कीजिए आप हम लोग कितना भी कर ले, पर अपने समाज की जो व्यथा है, जो वो ये कहते हैं
अपने अच्छे विचार के हैं। मैं और जितने हुए मैं चाहूँगा जो बताएं थोड़ा विचार है मैं रमजानी जी से वेलकम हूँ। ठीक है ये मैंने आप ध्यान देके देखेगा जितने भी दल हुए बड़े नेता संस्थापक हुए मुसलमान हुए अपने एसटी एससी हुए ओबीसी हुए इस विषय पे कभी चर्चा रखेंगे नागरिक से ज्यादा चर्चा होगी। अभी धर्म के जो आपको जोड़ ढंग से वो सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। तो सीख के बात अभी दिवाली की सफाई है अभी धार्मिक आयोजन और सामूहिक आयोजन के साथ साथ अपनी दिमाग की भी अपने समाज के सदस्यों की भी धार्मिक आयोजन के साथ साथ उनकी धन्यवाद होता है तो शायद नहीं है वैसे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार अभिनंदन आप सबका सुनने के लिए सुझाव देने के लिए नाविक प्लॉटिंग में इस बात पर ध्यान रख करके ऐसा विषय बनाया जाए। और अब मैं रमेश साहनी जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और संक्षेप में अपना विचार रखें। धन्यवाद राजेंद्र जी और सभी उपस्थित महानुभावों को मेरा नमस्कार। जय भारत। निषाद राज और कोई भी किसी का नहीं कह सकता हूँ क्योंकि सब तरह के आदमी हैं तो हम जय भारत ही जो जोड़ने वाली है करी यहाँ। तो जैसा कि विषय है लगता है हम थोड़ा सा उस चीजों पर छोड़ के जो एक चीज पर
अटेंड कर रहा था अपने डिपार्टमेंट में, किसी धार्मिकता पर ही चल, इससे और बड़ी गहरी समस्या जो हम था। तो फिर वही कह रहे थे कि धर्म जो है, धर्म को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, या धर्म जो है अपने आप है। तो इसमें जो है अयोध्या का जो आ रहा था मॉडल, तो ये पूरे बिजनेस मॉडल के रूप में प्रतिष्ठित हो गया, जो भी कह रहे थे। अब मैं बताना चाहूँ, उसमें जो है आप बहुत सारे उत्तर प्रदेश से होंगे, बहुत सारे जमीन खरीद कर रखी थे और ही काफी लगे थे, प्रोपागेट कर रहे थे इन सब चीजों को, तो धार्मिक आयोजन का। तो मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा चाहता हूँ कुछ इंटरेक्शन करके ना आप लोगों के साथ। तो मैं अभी हाल फिलहाल में जो है ना, आप जो परसेप्शन की बात हो रही थी, जो बड़ी चीज हो रही थी कि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन जो है ना, क्योंकि हम यदि इस तरह से जाएं तो सबसे बड़ी बात, जैसे एडवोकेट साहब ने बताया था, जो हमारी परसेप्शन, जो हमारी विचारधारणा कह लीजिए, धारणा कह लीजिए, ये बहुत मैटर करता है। मतलब हो सकता है कुछ शब्द मैं इंग्लिश में भी बोलूँगा तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है हिंदी टर्म में, तो हो सकता दे रहा हूँ। अभी कुछ फिलहाल में बांग्लादेश का उदाहरण ले लीजिए, शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रपिता कहे जाते थे, अभी उनकी क्या स्थिति हुई। इसके और आप आगे चले जाएं, 1992 में जब सोवियत विघटन हुआ तो लेनिन क्या, इसी तरह से जर्मनी में एक समय हिटलर की क्या स्तुति बोलती थी, अब क्या स्थिति है। और उसी तरह से यदि हम जाएं तो पिछले 10 साल में जो है हमारे दो, मैं जानता हूं कि उनको भी मंदिर बन गए। एक तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री बन गई है, बंगाल मुख्यमंत्री श्रीमती सुश्री ममता बनर्जी की भी बन गई। तो हमारे जो इस समाज है, परसेप्शन है, हर चीज को हम गॉड, परमात्मा की तरह से जो है हम उसको व्याख्या करते हैं और या ढूंढने लगते हैं। तो मैं जाना सबसे पहले जो ये कैसे बनी, क्या बनी, इसके लिए तो बड़ी डिबेट का विषय है, काफ़ी समय लगता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप सब जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, हमें समाज में रहने के लिए एक सामाजिक संरचना की आवश्यकता होती है। इसी सामाजिक संरचना के क्रम में जब शुरुआती दौर पर जाए, तो चूँकि मैं इसी विषय में पढ़ाता भी हूँ, इसी पर मेरी PhD भी है, तो बाद में कभी होगा तो इसी पर एक दिन धर्म पर की उत्पत्ति कैसे उस पर। लेकिन मैं छोटे छोटे मुद्दे में ये कहना, तो वाकई जब आदमी क्या था, ये एक वर्ड है, एडवोकेट साहब भी जानते हैं, सोशल कंट्रोल या कंट्रोल, जो अभी हम जुडिशियरी से कह लीजिए कंट्रोल कर रहे हैं अपने देश को, पुलिस से कंट्रोल कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, ये और जो है ना धर्म और जादू, दो एक जगह शुरुआत से हुई थे। तो ये दोनों जो थे आयाम थे समाज को कंट्रोल करने के लिए नियम बनाए गए थे। हमेशा एक चीज ध्यान से हुई है कि आप लोगों ने बहुत सारे मिल जाए, तो इसीलिए वो जो है आपके आयोजन में नहीं आते हैं, क्योंकि आप इसको कठिन चीज बताते हैं कि भाई पढ़ना पड़ेगा तभी नौकरी मिलेगी। और जो दूसरे आयोजन वाले हैं वो कहते भगवान की एक बार पूजा करो तो आपकी काम बन जाएगी। अब विवेकानंद जी का ही इसमें आया, बड़े अच्छी बात, विवेकानंद जी की कहता हूँ बात, बहुत अच्छे थे, अच्छे संत थे, सब कुछ थे। विवेकानंद जी इतने फिजिकल एक्टिविटीज भी करते थे, लेकिन उनकी जो डेथ का जो कारण रहा डायबिटीज था, उसमें कोई मेडिसिन नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ क्या धर्म के साथ जो है स्वास्थ्य के साथ जोड़ा गया है, ये कर लो तो ये ठीक हो। जब रामकृष्ण देव उनकी डेथ कैंसर से हुई, और कितने साधु महात्मा जो भी बड़े बड़े हैं सबकी जो है उनकी मृत्यु कोई ना कोई रोग बीमारियों से हो रही। तो मतलब हमें आपको जो है समझना पड़ता है। तो इसीलिए कई सारे चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी है, सामाजिक चीज़ों में आप परसेप्शन बदलने की ज़रूरत, क्योंकि मैं इसलिए उदाहरण दिया आपको लेनिन का, बांग्लादेश का, इवन हिटलर का, क्योंकि समय के साथ परसेप्शन बदल गया। एक समय वो राष्ट्रपिता थे, एक समय वो जो है मतलब आदमी उनसे घृणा करने लगे। तो ये जो है, जो हम सामाजिक आयोजन कर रहे हैं या सांस्कृतिक आयोजन कर रहे हैं, तो मेरा मानना है
कि आपका उद्देश्य क्या है। यदि आप सामाजिक जो धार्मिक या कट्टरता है या सामाजिक बुराइयां हैं उसको दूर करना है, तो हम बल्कि धर्म के साथ संस्कृति को जोड़ें। क्योंकि जैसे एडवोकेट साहब बता रहे थे, कम्युनिस्ट से जुड़े एक समय थे, चलिए जो भी कारण रहा, आज क्या है पता नहीं। मैं बंगाल से हूँ, जो जहाँ भी कम्युनिस्टों की कोई बैठक होती थी शुरुआती दिनों में, तो वो क्या करते थे, कुछ आगे लोग जुटाने के लिए हारमोनियम है, उनके जो है म्यूजिकल पार्टी आ जाती थी। पहले वो अपने अच्छे अच्छे देशभक्ति गाना गा के फिर आदमी को एकत्रित करते थे। जब हो जाता तो फिर जो है वो अपना भाषण शुरू करते हैं। तो ये तो है कि आप कोई भी देख लीजिए, मदारी का उद्देश्य क्या होता है? मदारी का उद्देश्य होता है ताबीज बेचना, लेकिन मजमा लगाने के लिए वो किसी को जिंदा करने की झांसा देता है, किसी को कुछ करता है, ये सारी चीज़। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि आपका उद्देश्य यदि सही नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये बहुत बड़ी जो हमें कमी लगती है सो कॉल्ड बहुजन समाज, और खास करके मैं अपने निषाद समाज के बारे में कहूँगा कि बहुत कमी है। कमी इन द सेंस कि आप गरीब हैं, गरीबी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप दिमागी तौर पर गरीबी हैं और आप अपना भलाई खुद नहीं चाहते हैं। हमारे तो गांव की बात कहूँगा कि आज से मेरी जन्म 1965-66 की है, तो हमने अपने माताजी से या पिताजी से पूछा कि मेरा जन्म कब हुआ, तो उनको पता नहीं था। वो पंडित जी गांव में थे, उन्होंने वो लिख के रखते थे। तो आप हर चीज़ को यदि आप अपने उसको कहते हैं कि जो क्रिकेट में यदि आप लूज बॉल देंगे तो दूसरा तो छक्का मारेगा ही। हम हमेशा ब्राह्मणों को गाली देते हैं, दे रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं और हमारी सोच क्या है। अब उदाहरण मैं दूंगा आपको, दो बड़े हमारे दिग्गज नेता हैं बिहार से, नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी। और आप लोगों ने सुना बहुत ही एक शिवानंद तिवारी करके हैं, कभी वो जेडीयू में जाते हैं, कभी सचेतक बनते हैं। तो नीतीश जी के पावर में रहते तो उनके पास चले जाते, जब नीतीश जी से नहीं बनती तो वो हो जाते हैं। गलती कहाँ है जो है, इसका मतलब है कि कमी लालू प्रसाद यादव या नीतीश में है, तभी तो जो दल चेंज करने वाले को ले रहे हैं, मतलब अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। आम जनता से आम सरोकार नहीं है, तो अपने फील्ड में वो खुद क्लियर नहीं है। बहुत सारे ओबीसी नेताओं के साथ ये दिक्कत है, हमारे निषादों के हर लीडरशिप में ये कमियां हैं। तो और इस कमी को कैसे हम सुधार सकते, जब तक हम खुद समझेंगे नहीं क्या नेता क्या कर रहा है। यदि हम प्रेशर डालें जनता पर कि भाई ये नहीं, ये काम होना है, ये नहीं, ये हमने कभी ना सामाजिक तौर पे, सामाजिक पर जब बात कर रहे हैं तो जो स्वास्थ्य का मुद्दा डेली का मुद्दा है आपके इलाके में है, कभी आपने उस पर बात नहीं किया। सांस्कृतिक जागरण के थ्रू से भी हम स्वास्थ्य पर करते हैं, हम उसको नहीं करना चाहिए। बहुजनों के साथ दिक्कत है कि हम 2-4 दिन को कुछ एक संस्था बना लिए, एक सामाजिक चेतना के लिए दो मीटिंग कर लिए, उसके बाद मुझे एमएलए लड़ना है, एमपी लड़ना है। मैं आपको बड़ा ज्वलंत उदाहरण दूंगा, रितु सिंह की इतनी अच्छी आंदोलन थे, हमें लग रहा था कि कम से कम एक लड़की उभर के आई, पंजाब की थी। क्या हुआ, आंदोलन खत्म, उसके बाद बीएसपी से वो लड़ने लगी। तो उसके साथ जो भी संगठन भी बनाते हैं, सांस्कृतिक या सामाजिक संगठन बनाए, उसमें एक कूलिंग पीरियड कम से कम होना चाहिए बहुजनों का। कम से कम 5 साल 10 साल आप सर्विस देंगे तभी आपको राजनीति में जाने का या सामाजिक जो है आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि सांस्कृतिक धार्मिक भी जरूरी है ऐसी, जब बाबा साहब भी इसकी महत्ता को काट नहीं रहे हैं, लेकिन चलिए उनके समय में कुछ और था, क्योंकि उस समय शिक्षा की इतनी व्यवस्था नहीं थी, जानकारियाँ नहीं थी। अब तो सब कुछ है हमारे पास, हम सब कुछ जान रहे हैं कि भाई जब हमें बीमारी होगी तो हमें मंदिर का रास्ता हमें नहीं बचा सकता, हमें हॉस्पिटल नहीं बचा सकता। तो ये सारी चीज़ों को जानते हुए भी जो है ना, हम पढ़े लिखे लोग भी इसको, और सबसे बड़ी बात जो है आप सामाजिक जो कह रहे हैं कि हमारे आदमी नहीं आते, हम उस हिसाब से हमारे जो आयोजन करने के लिए जो एक जज्बा होता है वो नहीं है। कौन हमारे जो प्रतिनिधि है, कितने बार समाज में जाते हैं, बस हम ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, बड़े खुश हैं। उसके अलावा जो है कोई यदि किसी एक बच्चे ने या किसी ने 100 रुपये मांग लिया अपने समाज से, गरीब है, तो उस समय हम कन्नी काट जाते हैं। तो ये है तो आपको क्या सामाजिक क्या करें, जब तक आपकी जो है आत्मचेतना नहीं जगेगी, आप में जब एक ईमानदारी नहीं आएगी अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, तब तक आप, क्योंकि आपके पास हर जगह वही है। क्योंकि आने वाले समय में जो आज के सेमिनार का निचोड़ था कि यदि हम नहीं चेते आज, तो हमारे जो है ना
इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर कुछ में प्रॉफिट देख रहे हैं, हर चीज में प्रॉफिट। मतलब पहले जो एक स्वावलंबी गांव था या कुछ था, वो नहीं, हर आदमी को रातों रात अमीर बनना है। तो ये सारी चीजें, मैं आज तक साइकोलॉजिस्ट हमारे फ्रेंड हैं बहुत सारे, हमने आरएसएस के एक आदमी से भी बात की कि भाई क्या वजह है कि आदमी जो है इस चीज पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो इसमें हमें आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने लेवल से सोचना पड़ेगा। इसी तरह से हम धर्म को अलग करते हुए यदि परसेप्शन, यदि हम इसमें कामयाब हुए कि हम एक दिन, कम से कम सप्ताह में एक दिन नहीं तो 2 घंटे तो समाज के लिए दें, गांव में जाएं, मिलें आम जनता से, लेकिन वो कमी है हमारे पास। तो सबसे बड़ी बात ज़रूरत है हमारे अपने लेवल एक्शन की ज़रूरत है। और ब्राह्मणों को हम गाली देना और ये किसी को, क्योंकि आप अपनी कमी को उजागर करिए, दूसरे तो, क्योंकि आपके पास पावर आ जाएगा तो आप अपने आप करने लगेंगे। अब लालू, अब देखिए यदि या बिहार में और यूपी में यदि लालू प्रसाद यादव और इधर मुलायम सिंह यादव नहीं हो पाते थे, इतने ओबीसी खास करके यादवों में, उसमें चलिए वो पढ़े लिखे थे, उनके पास साधन थे, उनको ज़्यादा मिलते, पावर में नहीं आते तो नहीं हो पाता। ये बड़ी बात है। हरियाणा की मैं उदाहरण दूंगा, जाट जो है भले आज के डेट में बीजेपी के शासन है, लेकिन जाटों की चलती है। ये आपकी जो है सामाजिकता, क्योंकि उसमें यूनिटी है, धार्मिक से वो कोई नाता नहीं है, लेकिन सामाजिक में सब एक हो जाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना वाणी पर विराम देना चाहूँगा, और थोड़ा सा मैं भटक गया हूँ तो माफ़ करिएगा, या यदि कुछ इंटरेक्टिव वे में कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है तो हम आपस में बातचीत करने के लिए भी थोड़ा 2-4 मिनट समय डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश साहनी जी को। आप बोले कि कामयाब, कहावत है ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, जरूर होंगे। इसी तरह हम लोग जुड़ के रहेंगे। समय तो बहुत आगे भाग रहा है। अब मैं नाविक जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आवेदन करूंगा कि वो संक्षिप्त में और सभी को निचोड़ बताते हुए समापन की ओर वक्तव्य को रखें। धन्यवाद। नाविक जी, मैं सोचता हूँ 2-4 मिनट और हम साथ रहें। अभी हैंड रेस थे, शायद संजीव नागर साहब का, उन्होंने हैंड रेस को डाउन कर दिया। हैंड रेस किया संजीव नागर जी और श्रीमती नीलम केवट जी ने। हाँ, जो वैल्यूएबल चीज़ है वो ज़रूर बोलिएगा। रिपीटेशन के लिए हमारे पास अब उतना समय नहीं है, क्योंकि काफ़ी साथी बहुत देर से जुड़े हुए हैं, तो मैं इनको बुला लेता हूँ। सुनील जी भी ने हैंड रेस किया है, तो फिर से वही आग्रह, रिपीटेशन ना हो, कोई स्पेशल चीज़ हो जरूर बोलिएगा। अदरवाइज 2 घंटे से हम लोग हैं, सभी काफ़ी समय दिए हैं, तो 1 बाय 1 मैं संजीव नागर जी को, फिर श्रीमती नीलम केवट जी और सुनील जी को। नागर साहब आइए, अपनी बात रखिए। जी सर, धन्यवाद दोबारा समय देने के लिए। क्योंकि सर प्रोफेसर साहब ने इस चीज़ को कहा, थोड़ा सा हम उस पर जो है कि चूँकि असमंजस में है प्रोफेसर साहब के बात के बाद, आपने इस चीज़ कहा कि जैसे जो हमारे समाज के नेतृत्वकर्ता निकलते हैं वो समाज में समय नहीं दे पाते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि जैसे कभी अगर कोई उनके पास अर्थ के लिए पहुंचा तो वो अर्थ नहीं दे पाते हैं। तो मेरे विचार से, चूँकि रीजन ये है कि देखिए, ऐसे जो नेतृत्वकर्ता हैं जो अर्थ नहीं दे पाते हैं या जनता के लिए समय नहीं दे पाते हैं, वो वैचारिक समय तक मेल नहीं होगा जब हमारे पास नहीं रहेंगे। और न रहने वाले भी अपना वैचारिक समय अगर दे रहे हैं तो समाज के लिए, तो हमारे समझ से तो वो ज़्यादा, वो भी तो बेटर हैं, उनकी भी आवश्यकता है। और जो समाज में घूम कर के समय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, जैसे आप हैं या अन्य कोई है, तो वो किसी मंच के माध्यम से अगर समय दे रहे हैं वैचारिक, तो वो अच्छा है। तो इस पर जो है कि भी हमें इसका उत्तर जो है कि चाहिए कि आखिर हम ऐसी कौन सी व्यवस्था दें कि वैचारिक वाले अपनी वैचारिक व्यवस्था देते रहें, सामाजिक वाले अपनी सामाजिक व्यवस्था देते रहें, जो खाली हैं वो अपना समय देते रहें। तो उसको कैसे हम लाएं, ये जो है कि सबसे बड़ी चीज़ है, ये हमको जानने की आवश्यकता है। जी धन्यवाद। समय ज्यादा हो गया है, थोड़ा संक्षेप में। जी जी नाविक जी, बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, सबने सुन लिया है। अब थोड़ा सा और 10 मिनट हम लोग रुकें, ज्यादा से ज्यादा। नीलम केवट जी,
हाँ, जय निषाद राज सभी को। मैंने हैंड इसलिए दिया था कि कहा गया कि सभी लोग आते हैं और बातें करके चले जाते हैं मीटिंग में। ये नहीं, उस पर 94 मत जाइए, मीटिंग है उस पर मेरे मत ख्याल से, और ऐसा नहीं है नहीं नहीं, कि ये ऐसा नहीं बोलिए, क्या ऐसा मत बोलिए। ठीक है, उनके विचार थे, किसी उन्होंने के अपने बात को विचार क्रॉस रखे, नहीं करना है, किसी ठीक है, अपना अपना किसी के विचार विचारों को रखना है, क्रॉस नहीं किसी के बात को क्रॉस नहीं मेरा करना है। बताना भी तो फर्ज है। मैं एक जिम्मेदार महिला शक्ति हूँ, तो मेरा बताना भी तो फर्ज है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ जी, आपने बता, फिशरमैन ठीक है, के सही सभी बात है आपकी, क्रॉस नहीं करना है, फिर अगले मीटिंग में इस बात को दूसरे स्तर तक कहिएगा, ठीक ना। धन्यवाद। मुहिम चलाई जाती मैं है, और कभी शिक्षा के लिए मुहिम चलाई जाती है, कभी गरीब कन्याओं के विवाह के लिए मुहिम चलाई जाती है, कभी धर्म के बारे में सभी को बताया जाता है, कभी निषाद भगवान के विषय में जो हमारी सामाजिक संस्कृति है उसके विषय में बताया जाता है। तो समय समय पर ऐसा नहीं है कि वेबिनार मीटिंग चल रही है तो सिर्फ हम लोग बातें करके चले जाते हैं। बातें करके ठीक कोई नहीं चला जाता है। सभी जो ठीक पदाधिकारी हैं अपने अपने स्तर पे सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और इसमें बहुत अच्छा काम राजा राम नाविक जी कर रहे हैं, राजेंद्र केवट जी कर रहे हैं, अशोक सौंदिया जी कर रहे हैं, और नागर जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरे माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, गरीब कन्याओं का विवाह भी कराया जाता है, जबकि मेरे पास पैसा नहीं है फिर भी मैं काम करती हूँ। हमारे यहाँ किसी पदाधिकारी कोई गाली किसी को दी है तो ऐसा बोलना उचित नहीं है। ठीक है सभी मैम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ब्राह्मण हैं, वो यदि गलत कर रहे हैं और जो ब्राह्मण हैं पाखंडवाद फैला रहे हैं, उन्होंने धर्म को अपना पैसा कमाने के लिए जरिया बना रखा है, तो यह सच्चाई है, तो बोलने में कोई गलत बात नहीं है, और सच बात सबके सामने बोलना चाहिए, कहीं छुपाना नहीं चाहिए। यही मैं आपसे कहना चाहिए, मैंने हैंड दिया था, और जो सब बात बोलना होता है तो उसको नहीं होना चाहिए। जय निषाद। धन्यवाद। समय की कमी है, समय की कमी है, नहीं तो आपको और मौका दिया जाता, कोई बात नहीं। धन्यवाद। वो बहुत ही कर्मठ महिला हैं और मैं जानता हूं उनको, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी वही सूचना देना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि नागर साहब ने भी अपना प्लान बना रखा है कि हम लोग कैसे किस तरीके से हम लोग अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं, उसका भी एक प्लान बना रखा है। लेकिन अभी राजेंद्र के निषाद जी जो अभी तक इस पर जुड़े हुए थे वो इस वक्त इसमें से मुक्त हो गए हैं। उन्होंने 10 लाख अपने समाज के लोगों को व्यवसाय देने के लिए संकल्प लिया हुआ है, और उसमें वो अपना पैसा खर्च करके काफी हद तक, बहुत आगे हद तक काम कर चुके हैं। अभी 27 तारीख को उन्होंने अपना इसी क्रम में और में कार्यालय का प्रारंभ किया है। तो ये जो चीज है, हमारे समाज में कंस्ट्रक्टिव वर्क भी स्टार्ट हो गए हैं, और वो चाहते तो वो इतना खुद वो संपन्न है, रियल एस्टेट का काम करते हैं, उनको जरूरत नहीं थी कि इस तरीके से सोचते, लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं नहीं, हमें एक ऐसा काम करना है समाज का कि समाज की, तो वो गांव गांव वाला काम, स्वयं सहायता समूह वाला जो काम होता है, उन्होंने उस काम को लिया है। और उन्होंने, उनका ये है कि हम सभी गांव में जाएंगे, सभी को पैसा मेरा लगेगा, लोग हमें अपना सिर्फ अपने जो है वो श्रम दान करके अपना जो है रोजगार पा पाएंगे। और महिलाओं को प्राथमिकता में रखा है, क्योंकि अगर पुरुष 5,000 रुपया 10,000 रुपया महीना कमाते हैं। सुनील जी, पर्याप्त समय हो चुका है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, पर्याप्त समय हो चुका है। देखिए, हमारा यहाँ जो मीटिंग का उद्देश्य है, हम एक दूसरे से कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं, और सीखने के साथ साथ जुड़ने के लिए आ रहे हैं। हम किसी को हर्ट करें, और अगर कोई, सर सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। अब आप सुनने को भी तैयार नहीं। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, अपनी तरफ से कह रहा हूँ। मैं किसी को नहीं कह रहा कोई हर्ट कर रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जाने अनजाने कोई अगर कुछ कह जाता है तो हम सबका ये फर्ज है कि उसको स्वीकार करें, चुपचाप रहें। हमारे सभी एक परिवार के साथी हैं। अब हम ज़्यादा हैंड रेज नहीं ले पाएंगे, समय ज़्यादा हो गया प्रोफेसर साहब, क्योंकि फिर वाद विवाद बढ़ जाएगा। हम संवाद चाहते हैं, ये थोड़ा सा रूप बदलता जा रहा, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं सबकी सहमति से यहाँ पर रोकूंगा, नहीं तो थोड़ा सा कुछ और कोई बोलेगा, कुछ और बोलेगा। क्लैरिफिकेशन की बात नहीं, हमारे सभी परिवार के साथी हैं, सबके विचारों का स्वागत है और सबके विचारों का सम्मान है। और कहीं अगर किसी के विचारों का मेल नहीं खाता तो उसको अदरवाइज नहीं लेना है, क्योंकि
हम जब एक साथ बैठेंगे तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 5-6 बार में ऐसा होता है, लेकिन जब 10 बार बैठते हैं तो बहुत कुछ चीजें समाहित यानी एक समन्वय बन जाता है। तो हम पहले समन्वय बनाना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम एक दूसरे की बातों को कहें, उनने ऐसा कहा, उनने ऐसे कहा। ये परिपाटी हम रोकना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा रहा आज की मीटिंग हुई। प्रोफेसर साहब, मैं आपके लिए क्षमा चाहता हूँ, आपको अगर 1 मिनट समय दे रहा हूँ। चलिए आप बोलिए, क्योंकि मेरे साथी जी संचालक जी बार बार मुझे याद दिला रहे हैं, बहुत हो गया समय, बहुत हो गया। तो चलिए आप भी अपनी बात रखिए। मुझे लगता है कि शायद जो मैं कह रहा था ब्राह्मणों के बारे में, या जो भी अपर कास्ट, जो भी फिर देखिए शोषक सर, वर्ग है, आप तो प्रबुद्ध हैं, आप प्रबुद्ध हैं सर, उस बात को मत रिपीट कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई हम क्या कब तक अपनी गलती का ठीकरा दूसरे पर फोड़ते रहेंगे? कोई अपनी बात नहीं, कमी वो को हम जब ये है, मतलब हमेशा कोई मैं बात नहीं, आपने करेक्ट कहा, उसमें कोई किसी ने गलती उसमें जो है। और दूसरी बात रही कि ये हर आदमी कर रहे हैं, लेकिन जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। ये 2 चीजें जो है ना आज तक जो है, जो मैं मान के चलिए करीब 2004 से देख रहा हूँ, मतलब विभिन्न माध्यमों से, तो यही है कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं दिख रहा है। शुरुआत हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन समय भी बदल रहा है, उस हिसाब से हम आगे नहीं कर पाएंगे लग रहा है। हमें बदलना पड़ेगा और हमें थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा काम। ये धन्यवाद। नाविक जी, आप अपना बात रखिए। धन्यवाद, आपने मेरी बात मानी और सुना, उसको सम्मान दिया। आज का मीटिंग जो हुआ उस पर सभी लोग साथी जुड़े, और करीब जो मैं पहले, मुझे जो तकलीफ थी कि आज कम लोग जुड़ रहे हैं, एवरेज हमारी संख्या वहीं पहुंच गई। जीआर सिंह जी अभी आए हैं, लेकिन हम क्षमा चाहते हैं जीआर सिंह साहब, आपको आज हम नहीं सुन पाएंगे क्योंकि बहुत समय हो गया है। आज हमारे जीआर सिंह जी 22वें साथी हैं। एवरेज जो फिगर हमारा रहता है 30 के आसपास रहता है, लेकिन त्योहार के बावजूद अगर हमारे 21-22 साथी है तो इसको कह सकते हैं कि हमारे अच्छे संकेत हैं कि हमारे विचार हम आपस में एक हो रहे हैं। ऐसा त्योहार के समय भी यहाँ अपने को इंट्रोस्पेक्शन की बात थी, अपने को झांकने की बात थी, करेक्शन करने की बात थी, ये लेकर चल। और साथ ही जो आज साथ निकला विषय को काफी कुछ साथियों ने समझा, काफी कुछ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुए, लेकिन सार यही था। मैं उसको सार कह दूं, जो समझना चाह रहा, मैं जो कहना चाह रहा था विषय के माध्यम से, कि जिस विचारधारा का जो बोलबाला होगा, उसी विचारधारा के अनुसार देश की परिस्थिति बनती है, देश काल की परिस्थिति बनती है, या उसका शासन चलता है उस विचारधारा का। समय के अनुसार सबका परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन तभी होता है जब दूसरी विचारधारा अपनी धारा को नहीं बंद करती है। अगर दूसरी विचारधारा अपनी धारा को लेकर एक तालाब में हो जाएगी तो फिर वो एक ही विचारधारा चलेगी, लेकिन अगर दूसरी विचारधारा भी अपनी धारा बहाती रहेगी, चाहे पतली धारा हो चाहे चौड़ी धारा हो, तो उसका भी समय आता है, समय परिवर्तित हो। आप सबने इतिहास देखा है और देख भी रहे हैं। धन्यवाद। प्रोफेसर बॉक्स में लिख दीजिए, ये है। और मैं आप सभी को, वैसे अधिकांश साथी जानते हैं कि हमारी मीटिंग मंगलवार को होती है। फिलहाल लिंक यही है पिछले 3-4 मीटिंग से। आप अब कोई किसी साथी को मैं हैंड रेज नहीं ले पाऊंगा, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं बहुत समय वो जैसा चाहे कर। संचालक जी आपके ऊपर है, आप जैसा उचित समझे। धन्यवाद नाविक जी। मैं सर्वप्रथम सभी से निवेदन करता हूं कि प्रथम बार मैं आज का एक कार्यक्रम में संचालक के रूप में कार्य निभाया हूं। अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा करें। धन्यवाद। इसी को एक करते हुए सभी को यथायोग्य सम्मान जनाते हुए आज की मीटिंग की यही समाप्ति करना चाहता हूं, अगर आप लोग का इजाजत हो तो। सर सभी की सहमति है? क्षमा के सभी लोग क्षमा के साथ मैं एक सेकंड में लेना चाहता हूँ, बस 1 सेकंड क्षमा के साथ। मैं आज प्रोफेसर रमेश साहनी साहब का मैं बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं, और मैं समझता हूं कि हमारे बीच में ऐसे विद्वान साथी आएंगे तो हम सबका भला हो जाएगा, पूरे समाज का भला होगा।
और ये तो नाभिक साहब की खोज है जो रमेश साहनी साहब को हम लोगों के बीच में ले आए। मैं प्रोफेसर साहब का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ हमारी ये निश्चित रूप से अपने बयानों से, अपने वक्तव्यों से हमको लाभान्वित करते रहेंगे। थैंक यू। और मैं आप सभी को पुनः हेलो, साहनी जी कलकत्ता से है और मैं मुंबई से जुड़ा हूँ। उनको मैं ही आज जोड़ने का सोचा और ऊपर करके धन्यवाद साहनी जी। जी। इस कार्यक्रम को या इस मीटिंग को आगे अनवरत बनाए रखने में, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा, आप सभी का सब तक चाहिए। कोई विषय सुझाए और हर मंगलवार हमारी मीटिंग होती है प्रोफेसर साहब और सभी साथी। अगर आपका दोबारा नहीं पहुंचता है तो कृपया इसी के माध्यम से समय से आप जुड़िए। आपका स्वागत है और सभी साथियों का स्वागत है। बाकी साथी अगर मैं जीआर सिंह को समय दूंगा अपनी तरफ से, बाकी जो साथी, क्योंकि काफी समय हो चुका है और जी सर बोलिए अपनी बात है संक्षिप्त में। बिल्कुल जी सिंह साहब संक्षिप्त परिचय दे दें। और मैं जी सिंह आज भूल गया, मुझे याद नहीं था, इसलिए अभी खोला। बहुत अच्छा है, ठीक है सर, अगली बार मैं बात करूंगा सर। धन्यवाद। जय भारत। फिर मंगलवार को मिलेंगे और संडे को हमारी क्लास में भी जुड़ने की कोशिश कीजिए। हम लिंक इन्हीं तुरंत मिलेगी। जी धन्यवाद। शुभरात्रि। धन्यवाद सर।